नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग अपना ज्योग्राफी का भाग 4 लेक्चर शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने भाग 3 तक YouTube पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वहां तक नहीं देखा है तो वहां देख लीजिए, क्योंकि ये जो लेक्चर ज्योग्राफी का है ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक सीरीज में चल रहा है। फर्स्ट लेक्चर जरूरी है, उसके बाद सेकेंड लेक्चर, तब थर्ड, उसके बाद फोर्थ। अगर आप सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये जितने भी सीरीज चल रहे हैं ये मोस्टली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं उनमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 70 to 80% क्वेश्चन आपको यहीं से ये क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा। तो सबसे बढ़िया है कि आप सीक्वेंस को फॉलो करें, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। अपना जो लेक्चर है भाग 4 वो शुरू करते हैं। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसको देखेंगे, उसको समझेंगे और उसे जानेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है उसे देख लेते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक हम देख लेते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि भारत के जो पड़ोसी देश है उसमें जो सबसे कम जिसकी सीमा लग रही है जिस देश से, वो कौन सा है? अफगानिस्तान है। सबसे कम सीमा इसकी लगती है भारत से। सबसे कम सीमा लगती है भारत से। कितनी सीमा लगती है? तो इसकी जो सीमा लगती है वो 106 किलोमीटर सीमा लगती है। उसी तरह सर्वाधिक जो सीमा लगती है, सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश की। और कितनी सीमा लगती है? तो 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। सबसे कम याद करना पड़ेगा और सर्वाधिक याद करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा याद करना पड़ेगा। थर्ड में अगर हम देखें तो सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है। सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है। तो गुजरात की कितनी है? सबसे 1663 किलोमीटर की जो रेखा है वो सबसे लंबी तटीय रेखा है गुजरात की। चौथे नंबर में अगर हम लोग देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम यहाँ पे देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और उसके बाद कौन है? तो उसके बाद मध्य प्रदेश है। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद महाराष्ट्र है। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी इससे और भी आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, हम लोग वन बाई वन चलेंगे। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम में एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज एन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और ये बहुत ही हेल्पफुल है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में, जो है हमारा सबसे छोटा राज्य। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। 3702 किलोमीटर स्क्वायर है इसकी जो एरिया है, क्षेत्रफल है। ये क्या है? ये क्षेत्रफल है। तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। छठे नंबर पे अगर हम आ जाए तो सबसे बड़ा जिला है कच्छ।
सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो कि गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पड़ता है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 45,652 किलोमीटर स्क्वायर है। 45,652 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम सबसे छोटा जिला, क्योंकि सबसे बड़े जिले की बात कर ली हमने, अब हम सबसे छोटे जिले की बात करते हैं। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला माहे है। ये पौंडीचेरी का हिस्सा है। पौंडीचेरी का हिस्सा है। पौंडीचेरी का हिस्सा है। ये पौंडीचेरी का हिस्सा है। और दूसरी बात क्या है कि माहे जो है, माहे का जो क्षेत्रफल है वो 9 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे छोटा जिला और सबसे बड़ा जिला, बड़ा जो सर्वाधिक जो है उसी तरह, और जो सबसे कम है, ऐसे हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अपने भारत में राज्यों की संख्या क्या है। राज्यों की संख्या ये तो सभी को पता है, 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या क्या है? तो ये 9 है। ये अभी 9 है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश ऐड हो गए हैं। तो हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अब 9 हो गया है। अब हम आ जाते हैं सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो लद्दाख है। लद्दाख है। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो लद्दाख है। और इसकी जो क्षेत्रफल है वो 59,146 किलोमीटर स्क्वायर है। ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश देखें तो कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 32 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है 32 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं आगे। भारत में 10 नंबर में आ जाते हैं। भारत में कुल 640 जिले हैं। 640 जिले हैं। और ये जो डेटा है ये 2011 का डेटा है। अगर हम अभी 2019 के डेटा के अगर अकॉर्डिंग चले, 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग चले तो अभी 725 जिले हैं। 725 जिले हैं भारत में। 725 जिले हैं भारत में। अगर हम इसको देखें तो आगे हम चलते हैं। ये चीज मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को कि विश्व के क्षेत्रफल का जो भूमि है, विश्व के क्षेत्रफल की जो भूमि है, भारत केवल 2.42% ही यूज करता है। उसके पास सिर्फ 2.42% ही है। और अगर नेक्स्ट में अगर हम देखें जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या के हिसाब से, विश्व के जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत की जो जनसंख्या है वो 17.46% है। ठीक है, 17.46% है। अब हम आ जाते हैं, कुछ हमारे पास और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक रेखा है मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन रेखा 1914 में निर्धारित की गई थी। मैकमोहन रेखा 1914 में निर्धारित की गई थी। और यह जो है, यह मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी भारत और
भारत और तिब्बत के बीच में, भारत और तिब्बत के बीच में यह निर्धारित की गई थी। लेकिन पहले जब तिब्बत अपने आप में एक देश हुआ करता था, लेकिन आज तिब्बत चीन का हिस्सा है, आज तिब्बत चीन का हिस्सा है, ये चीन के हिस्से में चला गया है। तो ये जो मैकमोहन रेखा है अब भारत और चीन के बीच में है। और भारत का जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, भारत का जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, उस अरुणाचल प्रदेश राज्य और चीन के बीच में ही मैकमोहन रेखा है। ठीक है, अब हम दूसरी रेखा की बात कर लेते हैं, डुरंड रेखा। अब दूसरे रेखा की हम बात कर लेते हैं, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा की हम बात कर लेते हैं, जो भी नंबर हो यहाँ पे आप दे देंगे, जो भी नंबर हो। डुरंड रेखा हम देख लेते हैं, डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा 1896 में निर्धारित की गई थी, 1896 में निर्धारित की गई थी डुरंड रेखा। ये निर्धारित की गई थी किसके किसके बीच में? ये भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा निर्धारित की गई थी। कब? 1896 में। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, उसके बाद जो है यह रेखा भारत और पाकिस्तान में ना आकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी। और ये वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान में अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। तीसरी रेखा की अगर हम बात करें, तीसरी रेखा की अगर हम बात करें तो वो है, तीसरी रेखा की अगर हम बात करें तो रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तीसरी रेखा की अगर हम बात करें तो रेड क्लिफ रेखा। ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये 1947 में निर्धारित की गई थी, 1947 में निर्धारित की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्धारित की गई थी 1947 में। कब? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, उस समय सर रेडक्लिफ को ये काम सौंपा गया था। उस समय सर रेडक्लिफ को यह काम सौंपा गया था कि पंजाब को डिवाइड करो, बांग्लादेश को डिवाइड करो, राजस्थान को डिवाइड करो। हालांकि राजस्थान की सीमा पहले से ही निर्धारित थी, क्योंकि वो रजवाड़ों के हाथ में था, तो उसकी सीमा पहले से ही निर्धारित कर दी गई थी। तो सर रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो रहा था, तो उस समय रेडक्लिफ रेखा निर्धारित कर दी गई थी। अब हम आ जाते हैं अपने अगले बिंदु में, अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं, अगले पॉइंट को हम देख लेते हैं। अगले पॉइंट है कि बांग्लादेश को आज़ादी मिली, बांग्लादेश को आज़ादी मिली 1971 में, 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली और इसे आज़ाद कराने में भारत ने अहम भूमिका निभाई। और भारत ने ही बांग्लादेश को आज़ाद कराया, इसे आज़ाद कराया था, भारत ने ही इसे आज़ाद कराया था। अब हम आ जाते हैं कि अगले पॉइंट में कि पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा जो है ये केरल के त्रिवेंद्रम से गुजरती है, त्रिवेंद्रम से गुजरती है। ठीक है, ये जो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा है ये त्रिवेंद्रम में ही है। ठीक है, अगले पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं,
अगले बिंदु में हम लोग आ जाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो इसे हम लोग सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो हम लोग बोलेंगे सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर हम लोग बोलेंगे। आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार तो हम क्या बोलेंगे? लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार बोलेंगे। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पठार, भारत का सब, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है, इस बात को याद रखिएगा। सबसे ऊंचा पठार और सबसे बड़ा पठार, तो सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार, पामीर का पठार, पामीर का पठार है, पामीर का पठार है। अगर विश्व का सबसे बड़ा पठार पूछा जाए तो, विश्व का सबसे बड़ा पठार पूछा जाए तो तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। आप यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा पठार को देख लेंगे कि सबसे ऊंचा पठार अगर बोले तो लद्दाख। इसे याद कैसे करेंगे कि लद्दाख का पठार, लद्दाख सबसे ऊपर में है, उत्तर में है, और सबसे ऊपर में हम लोग भारत का मुकुट बोलते हैं, तो वो ऊंचे ऊंचे पे स्थित है। तो ऐसे याद रखेंगे कि सबसे ऊंचा, तो सबसे ऊंचा क्या है? लद्दाख है, लद्दाख है। और सबसे बड़ा जो कि दक्कन, दक्कन कहाँ है? दक्कन हमारा साउथ में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। तो ऐसे याद रखेंगे कि जो सबसे बड़ा होगा तो दक्कन होगा और ऊंचा होगा तो लद्दाख की बात की जा रही है। ठीक है। आगे हम लोग आ जाते हैं, आगे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अगले अपने पॉइंट में आ जाते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन है? तो वो गंगा है। इसकी कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर है, और ये जो 25-25 किलोमीटर है ये भारत में इसकी लंबाई है, सिर्फ भारत में इसकी लंबाई है। ठीक है। 23 में अगर हम देखें तो 23 में अगर हम देखें तो भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी है, गोदावरी है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय है, लंबी नदी गोदावरी है। आगे हम लोग आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट में और उसको देख लेते हैं, दक्षिण की गंगा किसे कहा गया है? दक्षिण की गंगा किसे कहा गया है? दक्षिण की गंगा कहा गया है कावेरी को। जब हम लोग भारत की नदियां पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि भारत में मेनली जो है 3 तरह के नदियां हैं, और बाकी जितनी भी नदियां हैं वो सभी इन तीनों नदियों की सहायक है। तो वो हम नदियां, भारत की जब नदियां पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। दक्षिण की गंगा किसे कहा गया है? तो दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा गया है। ठीक है। आगे हम लोग आ जाते हैं, बिहार का शोक किसे कहा गया है? बिहार का शोक किसे कहा गया है? बिहार का शोक किसे कहा गया है? ये सभी को पता होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया है, क्योंकि जब बारिश का पानी बढ़ जाता है तो इस कोसी नदी के कारण ही बाढ़ आती है।
नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं असम। असम का शोक किसे कहा गया है? असम का शोक किसे कहा गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा गया है? पश्चिम बंगाल का शोक कहा गया है, किसे कहा गया है? पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा गया है? पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा गया है। हाँ, दामोदर नदी को कहा गया है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसे हम लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो वैसा जिला जिसे झीलों का जिला बोला जाता है, झीलों का जिला बोला जाता है, वो कौन सी जगह है? तो नैनीताल है। और नैनीताल कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। अगले पॉइंट में अगर हम देखें तो वैसी झील जो अपने आप में तैरती है, अपने आप में तैरती है, वो कौन सी झील है? तो वो लोकटक झील है, और यह मणिपुर में है। ठीक है, तो और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा। अगर इसकी बात करें, सुंदरवन डेल्टा की बात करें, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर ये बनता है, और ये जो है ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र में आता है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र में सुंदरबन डेल्टा आता है। तो आगे हम देखते हैं, आगे हम देख लेते हैं कच्छ का रण किसे कहते हैं? कौन सा जगह जो है कच्छ का रण है? तो आप देखेंगे यहाँ पे, जब इसे हम लोग मैप से ही समझ सकते हैं। ठीक है, इसे मैप से समझने में आसानी होगी कि कच्छ का रण हम लोग एक्चुअली में किसे बोलते हैं। ठीक है, कच्छ का रण हम लोग किसे बोलते हैं? तो ये जो एरिया है, यही एरिया हमारा कच्छ का रण कहलाता है। ये दलदली भूमि है, यहाँ पर दलदली भूमि है, नमक वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पे नमक वाला क्षेत्र है। यहाँ पे निवास भी बहुत कम होता है। तो ये जो एरिया है ये कच्छ का रण है। और यहाँ पे एक और क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये भारत और ये जो क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान, ये देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में ये आता है। ये पहले इस पे बहुत विवाद हुआ करता था भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन अभी ये भारत के हिस्से में आ गया है, तो इस पे विवाद नहीं है, विवाद खत्म हो गया है। अब इस पे आ जाते हैं। ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, इसे हम लोग कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। कच्छ ये जो एरिया है, आप ध्यान देंगे कि ये पूरा एरिया नहीं, ये एरिया ये कच्छ की खाड़ी क्यों बोलते हैं? इसे कच्छ की खाड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तीन तरफ से, 1 2 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। और ये जो एरिया है हमारा, ये वाला, ये यहाँ पे जो जल है, एरिया नहीं, यहाँ पे जो जल है
इसी जल को हम लोग खंबात की खाड़ी बोलते हैं, खंबात की खाड़ी बोलते हैं, खंबात की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं हम इसमें तटों की बात कर लेते हैं। तटों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से तट हैं, इसमें तट कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले भारत में तट कितने हैं और कौन से तट किन राज्यों से होकर गुजरते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोंकण तट की। कोंकण तट अगर इसे हम लोग मैप से समझेंगे तो हमें समझने में काफी आसानी होगी। ठीक है, तो कोंकण तट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे ये देख लीजिए, हमें ऊपर का हिस्सा की जरूरत नहीं है। ये जो एरिया है ये वाला जो एरिया है ये गुजरात है हमारा, ये गुजरात है। और ये वाला जो एरिया है ये हमारा महाराष्ट्र है, ये हमारा महाराष्ट्र है। और यहीं पे हमारा गोवा, ये जो मैंने सैडेड किया है ये हमारा गोवा है, ये हमारा गोवा है। ठीक है, गोवा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे चले तो ये हमारा कर्नाटका है। और ये हमारा केरला है, केरल है, ये हमारा एरिया केरल है। ठीक है, केरल है। तो अगर हम कोंकण तट की बात करें तो कोंकण तट यहाँ से शुरू होता है, ये एरिया मैंने डॉटेड लाइन से शो कर दिया है, ये एरिया कोंकण तट का है। तो कोंकण तट गुजरात, आधे गुजरात से होते हुए पूरा महाराष्ट्र जाता है, पूरा महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, और ये उसके बाद गोवा तक है जो है कोंकण तट। उसके बाद कहाँ तक है तो गोवा तक जो है कोंकण तट है, डॉटेड लाइन से मैंने डिनोट कर दिया। ये जो एरिया है आधे गुजरात से होते हुए पूरे महाराष्ट्र और गोवा, ये पूरा एरिया हमारा कोंकण तट का है। दूसरे में जब हम लोग आ जाते हैं कन्नड़ तट की जब हम बात करते हैं तो कन्नड़ तट हमारा यहाँ से शुरू होता है, गोवा से शुरू होता है, और कर्नाटका के मैंगलुरु शहर तक ये कन्नड़ तट फैला हुआ है। तीसरे में जब हम लोग आ जाते हैं मालाबार तट की अगर हम बात करें तो मालाबार तट कर्नाटका के ही मैंगलुरु शहर से होते हुए केरल के पूरा केरल जाता है कन्याकुमारी तक। पूरा केरल होते हुए कन्याकुमारी तक है, कन्याकुमारी तक कौन सा तट है? मालाबार तट है हमारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग देख लेते हैं कोरोमंडल तट। आगे हम लोग देख लेते हैं कोरोमंडल तट को देख लेते हैं चौथे नंबर में। कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एरिया है ये तमिलनाडु का एरिया है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये एरिया हमारा आंध्र प्रदेश का है। और उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये हमारा उड़ीसा वाला एरिया है, उड़ीसा। ठीक है, मैं वैसे ही राज्य को दिखा रहा हूं जहां से हमारा तट जो है फैला हुआ है, जहां पे तट हमारा फैला। तो कोरोमंडल तट की अगर हम बात करें तो कोरोमंडल तट पूरा तमिलनाडु होते हुए, ये देख लीजिए ये कोरोमंडल तट है, ये हमारा कोरोमंडल, ये पूरा तमिलनाडु होते हुए आधा आंध्र प्रदेश तक है, आधे आंध्र प्रदेश तक जो है कोरोमंडल तट है। तो तमिलनाडु होते हुए आधा आंध्र प्रदेश तक है, आधे आंध्र प्रदेश तक जो है, आधे आंध्र प्रदेश तक हमारा कोरोमंडल तट है। अगर हम आगे की बात करें तो गोलकुंडा तट है, गोलकुंडा तट। ये गोलकुंडा तट जो है
ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे आंध्र प्रदेश आधा तक कोरोमंडल तट है वहां से शुरू होता है और पूरा आंध्र प्रदेश तक है, पूरे आंध्र प्रदेश तक गोलकुंडा तट है, यहीं तक है, ये तट यहीं तक है। और जो हमारा अंतिम तट है, अंतिम तट जो है, हमारा अंतिम तट जो है वो है उत्तर सरकार तट, उत्तर सरकार तट है, उत्तर सरकार तट है। ये तट पूरे उड़ीसा में फैला हुआ है, पूरे उड़ीसा में फैला हुआ है, पूरे उड़ीसा में फैला हुआ है। ठीक है, ये पूरे उड़ीसा में फैला हुआ है। तो ये 6 तटों की हम लोगों ने बात कर ली है। इतने तट हैं भारत में और ये सारे तट किन किन राज्यों से होकर गुजर रहे हैं ये हमने आपको बता दिया है। अब हम एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लेक्चर को स्टॉप करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट हैं उसको हम लोग 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है, पहला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। दूसरा जो शहर है वो है नागालैंड है। तीसरा शहर है मणिपुर है। चौथा शहर है मिजोरम। पांचवा शहर है त्रिपुरा। छठा शहर है मेघालय। और सातवां शहर है असम। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में सिक्किम को भी जोड़ लिया गया है। तब 7 सिस्टर +1 हो चुका है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में अब सिक्किम को भी जोड़ लिया गया है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक अपने लेक्चर सीरीज को रखते हैं। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट अपना लेक्चर देखेंगे, भारत का भौगोलिक निर्माण पे देखेंगे कि भारत का निर्माण कैसे हुआ, उसे हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ओपिनियन को बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, लेक्चर सीरीज कैसा लग रहा है, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा वीडियो लेक्चर दे सके। तो इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है और अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे जो है नेक्स्ट, इसके बाद जो सीरीज है वो शुरू करेंगे। तो एक बात याद रखिए कि हमारा जो भी लेक्चर आ रहा है वो सब सीक्वेंस में आ रहा है। पहले बेसिक से स्टार्ट होते हुए हम लोग तटों तक पहुंच चुके हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने बताए हैं और आगे के लेक्चर में भारत का निर्माण कैसे हुआ उस पर चर्चा करेंगे। भारत का भौगोलिक विभाजन क्या है उस पर चर्चा करेंगे, पठार कितने हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे धीरे धीरे। तो आप कमेंट बताते जाइए कमेंट में और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।